गुड मॉर्निंग। नमस्कार। 17 मार्च को जेपीएससी का एग्जामिनेशन है। इसमें जैसा कि बातचीत करने से कब बहुत लोगों से बातचीत हुई है खंजर के संदर्भ में, झारखंड से लेके दिल्ली तक। पहले तो आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो ऑलरेडी मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू सब दिए हैं। सभी ने इस किताब को अच्छा माना, उस बुकलेट को अच्छा माना और सभी पीडीएफ लिए। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आगे बात करते हैं कि जैसा कि मैंने कल कहा था, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि पेपर फर्स्ट में आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ 2 यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सेट बनाइए। इफ बट मत सोचिए, पीटी होगा। उसी संदर्भ में बहुत सारे ऐसे लगे कि सर कुछ यदि इम्पोर्टेंट टॉपिक का यदि आप वीडियो बना देते और जिसे एक बार हम सेट तो बना ही रहे हैं, लेकिन इसे भी हम एक बार यदि देख लेते तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। तो उसी के लिए आज हम हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का एक चीज़ पूरा बता देंगे कि ये चीज़ें हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि टू द पॉइंट होगा, जहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ में इस वीडियो में आपको ट्रिक भी मिलेगा याद करने की तरीका, क्योंकि आप यदि पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होगी। तो यदि आप इस ट्रिक को सुन लेते हैं तो फिर आप उसे लिख लेते हैं तो कंफर्म रहिए कि आपको याद रहेगा और वो आप एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर कर पाएंगे। तो इसलिए दूसरी चीज़ें जो सेकेंड पेपर का है वो तो खंजर है ही, बेहतरी 89 पेज का आप सभी लोगों के पास हो गया, तो उसको रट जाइए। पेपर फर्स्ट में जो सेट बनाने के लिए कहे हैं उसे कीजिए। रही बात करने का तरीका, भी मैंने कल इस वीडियो में बताया था कि एक सेट मारिए, फिर झारखंड पढ़िए, फिर सेट मारिए, झारखंड पढ़िए, सेट मारिए, झारखंड पढ़िए। बीच में यदि आपके पास टाइम मिलता है तो फिर आपके पास जो भी नोट्स है जो भी हैं वो उसे पढ़िए। साइंस के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैं दोनों बुकलेट, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का बुकलेट दे चुका हूँ, जिसमें ट्रिक्स भी हैं, आप उसे देख सकते हैं बेहतर पोजीशन में। तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं, तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में जो है यदि हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल, इसमें जो 3 चीज़ हमको देखना है यदि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पूरा पाषाण काल, भीमबेटका से पूछता है, जो आपके चित्रित शिलाश्रय वहाँ पाया गया जो भोपाल में है। दूसरा चीज़ देखेंगे मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण में जो मानव अस्थि का पहला जो अवशेष मिलता है आपके उत्तर प्रदेश रायनाहर और मगधा में। मगधा में स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था। याद रखिएगा, मगधा मतलब मर्द, मदहा, मदहा याद हो गया, वो स्त्री और पुरुष दोनों को साथ। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ को याद रखिएगा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। बुर्जहोम का याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ गर्तावास मिले। बुर्जहोम में ही मालिक के साथ कब्र में जो है कुत्तों को दफनाया जाता था, इसके भी अवशेष मिले हैं, इसको भी इम्पोर्टेंट है। चिरांद जो बिहार में है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। इसके बाद है कोल्डी हवा, यूपी इलाहाबाद के पास, जहाँ पे चावल के अवशेष मिले। प्रागैतिहासिक काल में इट्स एनफ, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पहला धातु यदि बोलेंगे तो तांबा याद रखिए, ताम्रपाषाण काल में, आगे नहीं। आहार नहार इतना नहीं पढ़ना है स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक। फिर आगे आते हैं अभिलेख से कहा क्या पूछेगा, तो एक याद रखेंगे हाथी गुफा अभिलेख, कलिंगनाज खारवेल का। दूसरा याद रखेंगे जूनागढ़ यानी गिरनार का अभिलेख जो रुद्रदमन का है। और जो जूनागढ़ अभिलेख गिरनार का है वह संस्कृत भाषा का में है, प्रथम लेख था ये, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा का यह प्रथम लेख है जूनागढ़ अभिलेख। फिर याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त,
याद रखेंगे ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, और ऐहोल अभिलेख में कालिदास का भी उल्लेख किया गया है। तो यदि क्वेश्चन टफ करता है तो ये दे सकता है, तो इसे याद रखिएगा। बस अभिलेख में इतना ही याद है, सफिशियंट है। नेक्स्ट, स्मार्ट तैयारी की करेंगे, बिल्कुल होगा, पूरा ग्रंथ रटने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीजें हैं, अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। मेन चीज देखेंगे, ज़्यादा नहीं है। हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी, ये मांटगोमरी जिला जो है वहाँ पाकिस्तान के क्षेत्र में, वहाँ पे पंजाब क्षेत्र है, मांटगोमरी जिला पंजाब, यानी यहाँ ये। इसके लिए लिख देंगे हरा, हॉप और हड़प्पा, राफ और रावी। हड़प्पा किस नदी पे है? रावी नदी पे। क्वेश्चन पूछ सकता है रावी नदी के किस तट पे है, तो बाएं तट पे है, याद रखिएगा। रावी नदी के, यदि क्वेश्चन नया बना तब, रावी नदी के बाएं तट पर ये हड़प्पा है। रा, हॉप और हड़प्पा, राफ और रावी नदी। यहाँ अन्नागार मिला। हड़प्पा से आगे कुछ नहीं देखना है। आ जाएंगे हरा के बाद मौसी, मौसी, मो फॉर मोहनजोदड़ो, सी मतलब सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? सिंधु नदी पे। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला। 1922, आर.डी. बनर्जी, ये सिंध के लड़काना जिले में, ये भी पाकिस्तान क्षेत्र में है। यहाँ पे जो है सर्वाधिक मोहरे मिला है। विशाल स्नानागार यहाँ हम कहेंगे। कुषाणकालीन स्तूप टीला मिला है यहाँ पे एक ध्यान मुद्रा में एक मूर्ति मिला है जिसे मार्शल ने आदिशिव कहा, जिसके बाएं तरफ जीवी है, जी फॉर गैंडा और वी फॉर भैंस, और दाएं तरफ है आपका हाथी, व्याघ्र, हिरण। ये याद रखेंगे, बाएं तरफ दाएं तरफ। क्वेश्चन यदि पूछता है तो आपको देना है जवाब। इसके बाद आता है चाहुंदरो, जो सिंधु नदी पे है। यहाँ पे झूकर झाकी संस्कृति मिला। चाहुंदरो एकमात्र ऐसे स्थलाकृति है जहाँ पर वक्राकार ईंट मिलता है। चाहुंदरो से किसी भी ध्रुव का अस्तित्व नहीं मिलता है। चाहुंदरो से बहुत सौंदर्य का जो लिपस्टिक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिली है, तो इतना नहीं याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि खिलौने भी यहीं से मिले हैं। साथ में जो कुत्ते को बिल्ली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह भी चाहुंदरो से ही मिला गया है। ठीक, इसके बाद हम याद रखते हैं लोभी को। लोभी का मतलब है लो मतलब लोथल, भोगी मतलब भोगवा नदी। लोथल किस नदी पे है? भोगवा नदी पे है। यानी एस.आर. राव द्वारा इसे अहमदाबाद के कठियावाड़ जिले में। ठीक, यहाँ अग्निकुंड मिला। यहाँ लोथल से बंदरगाह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डॉकयार्ड। यहाँ 3 युगल समाधि भी मिला। यहाँ पे फारस की मोहरें मिली। यहाँ पे मकान, जो एक जगह मकान, जो दरवाजे जो हैं वो सड़क की ओर खुलता है, याद रखेंगे लोथल। तो लोथल से आपको इतना याद रखना है। तीसरा चीज़ है कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत यहाँ मिलता है। काली धागा, यानी काली धागा का मतलब काली धागा कैसा है? काली है, तो काली मतलब कालीबंगा, धागा मतलब दगदग नदी। यहाँ क्या मिला? युग समाधि मिली। यहाँ पे हवन कुंड मिला। यहाँ पे कच्ची ईंटा मिला यहाँ। इसके बाद आते हैं धौलावीरा। 1991 में 90-91 में R.S. बिष्ट ने खोज किया। इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता है कि किसने खोज किया। याद रखेंगे जल संरक्षण की सबसे उत्तम व्यवस्था। ठीक, जल संरक्षण जो भी पूछेगा धौलावीरा पढ़ेंगे। सिंधु के जो स्थल हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसका एक ट्रिक है, उफ मुंडी सो गई। उफ मुंडी सो गई। उफ का मतलब अफगानिस्तान, शोई का मतलब मुंडी का मतलब मुंडी गाग, और शोई का मतलब सुतुरगोई। मतलब जो मुंडी गाग क्षेत्र है, जो सुतुरगोई क्षेत्र है, कहाँ है? वो है अफगानिस्तान में। क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जय माँ चिनाब नदी। तो जय का मतलब जम्मू कश्मीर। माँ मतलब मांडा, किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। उत्तरी, सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो आपकी सीमा लगता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता की टोटल जो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको देखना नहीं है। यदि
मेंस में चलेंगे तो नगर योजना है तो वहाँ पे बेहतर किया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसके लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन इसके उत्खनन से जो भी सामग्री मिला उस सामग्री के तार्किक अध्ययन से हमें इस सभ्यता के जो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं उसका जानकारी मिलती है। तो इतना नहीं, टू द पॉइंट याद रखिए, बेहतर होगा। नेक्स्ट है कि गुजरात क्षेत्र, यहाँ से मेन चीज क्षेत्र में गुजरात दो क्षेत्र में बांटा, काठियावाड़ क्षेत्र और कच्छ का रण क्षेत्र। काठियावाड़ में क्या है, काठियावाड़ के प्रभास रोज रंग लो। तो काठियावाड़ के प्रभास, प्रभास का मतलब प्रभास पाटन, रोज का मतलब रोजरी, रंग का मतलब रंगपुर, लो का मतलब लोथल। ये जो चार स्थल हैं, प्रभास पाटन, रोजरी, रंगपुर और लोथल, गुजरात के किस क्षेत्र में है, काठियावाड़ क्षेत्र। और बाकी जो आ जाते हैं आपके धौलावीरा, देसलपुर, सुतकांगड़े, ये पूरे आ जाते हैं कच्छ के रण क्षेत्र में। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन फसल पाया गया, क्या क्या चीज था। आप याद रखिएगा, म ग ज शक्ति, म फॉर मटर, गौ फॉर गेहूँ, म जौ फॉर माने जौ, इसके बाद स मतलब सरसों, क मतलब कपास, ती मतलब तिल, यानी मगज शक्ति याद रहेगा तो आपका पूरा फसल याद हो जाएगा। मगज नहीं कहते हैं, क्या मगज खा रहे हो, दिमाग, तो मगज शक्ति, म मटर, ग गेहूँ, जौ सरसों, क कपास, ती तिल। कपास यहीं उगाया गया जिस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को सीडोन भी कहा गया। यूनानियों ने इसे सीडोन कहा। कपास के नीचे लिख लीजिए सीडोन। ठीक, यह हो गया। इसके बाद खेतरी, जो राजस्थान में है वहाँ से तांबा मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से टीन मंगाया जाता था, बाकी छोड़ दीजिए आप। लिपि पिक्टोग्राफ में होता था, भावनात्मक चित्र होता था, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बस इतना याद रखने। जो मृदभांड होते थे काले और लाल मृदभांड होते थे, मूढ़े सेलखड़ी की बनाई जाती थी। ठीक है, मातृ शतात्मक हुआ करते थे। बस इतना सिंधु घाटी सभ्यता में पॉइंट याद है, सफिशिएंट, एक बेसिक मैंने बताया। दूसरी चीजें हैं, अब आते हैं आपको वैदिक काल, आर्य के मूल निवास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस तीन चीज याद रखेंगे। मैक्स मुलर ने कहा मध्य एशिया, जिसको सभी इतिहासवेत्ता ने कहा कि ठीक है मध्य एशिया ही होगी। इसके बाद याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा उत्तरी ध्रुव, और दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत का क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं, यहाँ से मिलान करने के लिए देता है कि जो नदी है उनका प्राचीन नाम क्या है। तो सभी को याद नहीं रखना है, मुझे याद रखना है। सतलज नदी शत्रुदी, रावी नदी पौरुषणी, चेनाब नदी औष्टनी, झेलम वित्सता, ब्यास बिपाशा और गंडक को सदानीरा कहा जाता था। ठीक, फिर एक बार सुन लीजिए, सतलज को शत्रुदी, रावी पौरुषणी, चेनाब औष्टनी, झेलम वित्सता, ब्याज बिपाशा और गंडक को सदानीरा कहा जाता था। ऐसे देखें तो वैदिक काल में सरस्वती नदी जो है, जिसे नदी माता भी कहा गया है, नदी तमा कहा गया है, यानी नदियों की प्रमुख नदी थी। ऐसे सबसे पवित्र नदी जो कहा जाता था वो सिंधु नदी, सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी सिंधु नदी को कहा गया, और दूसरी सबसे पवित्र नदी कहा जाता था तो वो सरस्वती नदी कहा। यहाँ होने के बाद ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि तीसरे मंडल जो है विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र यही मिलता है। जो देवता में तीन देवता को याद रखेंगे, इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाले कहा गया। वरुण जो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अलग बात है, आप यदि याद रखना चाहते हैं तो मारुत, आंधी तूफान के देवता, ये सब, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद जो एक शब्द आता है सीता, जो वर्तमान समय में आप देखते हैं कि हल से बनी हुई जो नालियाँ होता था उसे सीता कहा जाता था। तो याद रखिएगा ये चीज़, सीता यानी हल से बनी नालियाँ वो कहा जाता था। अब यहाँ से मान लीजिए ऋग्वैदिक काल से यदि स्टेटमेंट से क्वेश्चन यदि पूछ दे तो कैसे पूछेगा, तो राजा से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राजा उस समय के ऋग्वैदिक काल के क्या होते थे, एक निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी हुआ करते थे, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, टैक्स वसूली नहीं कर सकते थे, नियमों का निर्माता नहीं कहा जाता था,
ये वंशानुगत होते थे। इतना पॉइंट राजा के संदर्भ में आपको याद है, कंप्लीट। उत्तर वैदिक काल में जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक था, आप वहाँ याद रखेंगे रत्नी होते थे, जिसमें प्रथम संग्रहीता को याद रखेंगे जिसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था। बलि जो ऋग्वैदिक काल में एक स्वेच्छाचारी टैक्स हुआ करता था, यहाँ बाध्यकारी हो गया, टैक्स आपको नियमित देना है, बलि याद रखिएगा। दर्शन को याद रखना है आपको, यहाँ से मिलान करने के लिए देता है, तो हो सकता है दे। चावाक जो भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, वैशिक, कनाद जिसे उलूक भी कहा जाता है, न्याय, गौतम, पूर्व मीमांसा, जैमिनी, आपको इतना याद रखना है। इसके बाद डायरेक्ट बौद्ध धर्म आ जाइए। बौद्ध धर्म में आप याद रखेंगे कि 543 यानी ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी में जन्म हुआ। माता महामाया, कभी यदि इजी क्वेश्चन दे दे तो माता पिता का भी नाम पूछ लिया जाता है। तो माता महामाया, जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी गौतमी प्रजापति करती हैं। पिता शुद्रोधन हैं और 16 वर्ष की आदि में यशोधरा से शादी हो जाता है, एक पुत्र की प्राप्ति जिससे नाम राहुल था। यदि क्वेश्चन मान लीजिए ईजी कर दे तो ये सब पूछता है, बाकी एक बार सिर्फ देख लेना है। सबसे पहले जब वो गिरितिया करते हैं, आप देखते हैं कि वैशाली के अलालकनम जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे उनके साथ मिले। फिर वहाँ से उड़ीवेले बोध गया आए। फिर एक सारनाथ ऋषिपत्तनम जिसे कहा गया और मृगदाव भी यहाँ आए। और सर्वाधिक जो उपदेश है वो आपके कौशल की राजधानी श्रावस्ती में देते हैं। प्रचार केंद्र मगध को रखा गया है। बस सुन लीजिएगा, जितना बोलना है सुन लीजिए, इसलिए फास्ट में चल रहे हैं। जब सुन लेंगे तो बहुत सारी चीज़ याद आ जाएगा और जो इम्पोर्टेंट होगा वो लिख लेंगे। आप एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ ये चीज़ें हैं ये, लेकिन पूरे मोटा किताब को पढ़ लेंगे तो इतना टाइम नहीं है। मृत्यु जो है 483 ईस्वी में कुशीनारा में हुआ, जिसे महापरिनिवारण कहा गया। प्रथम उपदेश इनको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। त्रिरत्न बोध धम्म संघ। अष्टांगिक मार्ग याद रखेंगे, किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। अब यदि अष्टांगिक मार्ग बताएंगे तो 8 है, वो हम आप बहुत अच्छा कहानी पे बताते हैं, कभी भूलिएगा नहीं, तो वो पूछेगा नहीं, इसलिए अभी छोड़ दीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, संयमक वाणी, तो एक बताते हैं, एक ऐसा चीज़ बता देते हैं कि हमेशा याद रखेंगे। वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि अष्टांगिक मार्ग बताइए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में भी आपको कभी कभी लिखने में तो सहायता होता है। दूसरी चीज़ें हैं अष्टांगिक मार्ग, ये अनिश्चयवादी थे, याद रखेंगे। आत्मवादी थे, याद रखेंगे। जातिवादी का विरोध करते थे, याद रखेंगे। यहाँ से मेन चीज़ें हैं बौद्ध धर्म से 4 संगीति। 4 संगीति इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या देखना है? 4 संगीति में हमको याद रखना है स्थल। पहला कहाँ हुआ, दूसरे क्या है? तो स्थल के लिए चारों संगीति के लिए हम याद रखेंगे रवि पाक, RAVI, रवि PAK। RA का मतलब हुआ राजगिरी, पहला कहाँ हुआ? राजगिरी। VI से मतलब हुआ वैशाली, रवि हो गया पाक। PA से पाटलिपुत्र, K का मतलब कश्मीर। याद हो गया? स्थल संगीतियों का स्थल लिख लीजिएगा रवि पाक, RA राजगीर, दूसरा सतपर्णी गुफा में हुआ था, दूसरा VI वैशाली, रवि पाक, PA से मतलब पाटलिपुत्र, K से कश्मीर। इसके बाद हम याद रखेंगे कि किसके किसके शासन काल में हुआ। तो चारों के लिए आप याद रखिए आज कल अशोक, आज कल अशोक। आज का मतलब अजातशत्रु हर्यक वंश में। दूसरा लिखेंगे आज कल कलाशोक शिशुनाग वंश में। आजकल अशोक, अशोक मतलब अशोक, लास्ट का जो को है उसको लिख लीजिए कनिष्क मतलब कुषाण काल में। याद हो गया? आज कल अशोक, आ मतलब अजातशत्रु, कल का मतलब कलाशोक, इसके बाद अशोक में लिखिएगा अशोक, लास्ट का क मतलब कनिष्क। हो गया? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीसरे तरह के कि निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षता किया, प्रथम संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता के लिए ट्रिक लिखिए महामोगी तिस बसु बसु, महामोगी बसु, महामोगी बसु। महा का मतलब महामोगी, महामोगीतिस, महामोगीतिस अध्यक्षता में लिखिए महामोगीतिस। महा का मतलब महाकश्यप,
पहला संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। मोगी, मोगी जो है, मोगी का मतलब महासब मोगी तिस, महासब मोगी तिस। महा का मतलब महाकश्यप, पहली बौद्ध संगीति का। दूसरा सब का मतलब साबकमीर, द्वितीय संगीति की अध्यक्षता किए थे। महासब मोगी, मोगली पुत्तिस, ये तीसरे बौद्ध संगीति का किए थे। इसके बाद है महासब मोगी वसुमित्र जो थे वो चौथे के थे। इसके बाद है अश्व का मतलब अश्वघोष, ये उपाध्यक्ष भी थे। तो ये ट्रिक हो गया। महासब मोगी वसुतिस, पहला महाकश्यप, दूसरा साबकमीर, तीसरा मोगलीपुत्तिस और चौथा में अध्यक्षता वसु मतलब वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक, तो ये आपके बौद्ध इतना यदि है तो पूछ देता है। एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ है कि बौद्ध प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है, तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। दूसरी चीज़ें हैं कि आप चतुर्थ बौद्ध संगीति में देखते हैं जिसमें बौद्ध धर्म में विभाजन होता है, वहीं पे हीनयान और महायान आते हैं। वहीं पे जो है महायान में शून्यवाद जो नागार्जुन क्या है उसका विकास होता है, विज्ञानवाद वहीं है। तो इतना यदि आपको याद है तो सफिशिएंट है, आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे पढ़ना है। दूसरी चीज़ें हैं जैन धर्म में उसी तरह प्रथम तीर्थंकर को देखें तो आपका आ जाएगा ऋषभदेव। इसके बाद हम देखते हैं 23 में पार्श्वनाथ को देखेंगे। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी होते थे उसे तीर्थंकर कहा जाता था। इसके बाद 24 में आते हैं महावीर स्वामी, इनका जन्म देख लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कुंडल यहाँ हुआ वैशाली में कुंडग्राम में। इसके बाद इनकी मृत्यु को देख लेंगे। प्रथम शिष्य जमाली होते हैं, 30 वर्ष की अवस्था में गिरित्या। कभी कभी पूछ देता है या इसलिए वर्ष याद रखिएगा किस वर्ष में, ठीक है। नया यदि प्रश्न बनाया तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष में हुआ है, तो इसलिए इसको याद देखना है। स्यायवाद जो अनेकांतवाद था शतभंगी, जो वो भी सापेक्षता के सिद्धांत भी कहा जाता है। जिसके बाद संलेखना जो उपवास के बाद शरीर का त्याग होता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए संलेखना को याद रखेंगे क्या अर्थ है। जैन धर्म का यदि उत्तर भारत में केंद्र हम मेन देखें तो वो है मथुरा और उज्जैन। देवता के प्रति ये अस्तित्व स्वीकारते हैं, सबसे नीचे इसका स्थान रखते हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल ये विरोध करते हैं। पुनर्जागरण कर्मवाद पे विश्वास करते हैं, अहिंसा पे सबसे बल देते हैं। और जैन धर्म कहते हैं कि कृषि और युद्ध में भाग नहीं लेने के लिए, कृषि और युद्ध में प्रतिबंध लगाते हैं जैन धर्म में, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद इतना यदि जैन धर्म में है, बाकी क्योंकि पारसनाथ को देख लेना है क्योंकि वहाँ पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड। इसके बाद हम देखते हैं महाजनपद, जिसकी चर्चा जो है बौद्ध धर्म में अगुंतर निकाय में है। 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, जिसमें काशी, मेन 16 को तो याद नहीं रखते, मेन में याद रखेंगे। काशी, बनारस, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, गंधार, तक्षशिला, मगध, गिरिवध जिसे राजगिरी भी कहा गया, सबसे शक्तिशाली यही जनपद 16 में थे। वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मथुरा, अस्मक जो दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद था जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। अस्मक जो गोदावरी नदी में के तट पर था, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन थी। ठीक, इतना महाजनपद यदि आपको याद है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ मिलान करने के लिए दे देता है या एक लाइन से क्वेश्चन की राजधानी क्या है। ठीक, इसके बाद आता है मगध। मगध के उत्कर्ष आपके मेंस में भी है, तो मगध में सिर्फ हमको याद रखना है इसके सीक्वेंस जो वंश हुए थे। इसके लिए याद रखिए हसीन मसू का ह तो हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, हसीन हो गया। मसू का मौर्य वंश, सु मतलब शुंग वंश, क मतलब कण्व वंश। हसीन मसू का हरियक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश,
सुंग वंश, कण्व वंश। ठीक, इन जो राजवंश हैं, इन राजवंश के पहले कौन हुए राजा, अंतिम राजा कौन थे, या इनके बीच यदि कोई इम्पोर्टेंट तथ्य है उस तथ्य को सिर्फ हम याद रखेंगे। जैसे हर्यक वंश के प्रथम बिंबिसार हुए, उसको देखेंगे। इनकी राजधानी राजगिरिवंश थी। इसके राजवैद्य जीवक थे। जीवक जो आपके अवंती के जो राजा थे चंड प्रदोत, उसके चिकित्सा के लिए उन्होंने वहाँ भेजा था। तो पूछता है कि एक बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो प्रदोत थे वो कहाँ के राजा थे, 63 में शायद पूछा हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार यदि आप इसको देख लेंगे तो बेहतर होगा। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, आप इस तरह एक बार देख ले सकते हैं। बाकी अजातशत्रु जिसे कुनिक कहा जाता था, इसके जो मंत्री थे वासास्कर थे। रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया उन्होंने। उदयन जो हर्यक वंश का ही थे। तो हर्यक वंश में पाटलिपुत्र नगर का स्थापना उदयन के द्वारा ही किया जाता है, जिसे कुसुमपुर भी पहले कहा जाता था। इसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने इसकी स्थापना किया। वैशाली अपनी राजधानी बनाता है। अंतिम राजा इसे महानंदिन थे। नंद वंश में नंद जो है, महापद्म नंद जो इसके राजा होते हैं। इसे एकराट या इसे एक छत्र भी की उपाधि दी गई है। पुराण में महानंद बंद को आपको सबशत्रांक भी कहा गया है, भार्गव भी कहा गया है। और नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद होते हैं, जो सिकंदर के समकालीन होते हैं। इसी धनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना चंद्रमौर्य व चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम देख लेंगे। शिशुनाग पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया जाता है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया जाता है। इतना हमको जानने की जरूरत है। आगे है नहीं है नो टेंशन। जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी नहीं है तो उनको क्वालिफाई करना है, तो ये सब जरूरी है। यही रामबाण सब जो है एग्जामिनेशन में आपको काम देगा। इसके बाद यदि हम मेन चीज़ को देखें तो आप इस तरह भी आप बेहतर करके आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, बाकी मौर्य समय में अशोक को देख लेंगे। अशोक को कलिंग युद्ध देखेंगे। इसके शिलालेख में देखेंगे। शिलालेख दूसरा देखेंगे। यहाँ से प्रश्न शिलालेख से क्वेश्चन पूछता है कि जो शिलालेख है जिसमें महाधर्मपद जो धर्म महापात्र की जो नियुक्ति है किस शिलालेख में वर्णन है। यहाँ क्वेश्चन पूछता है जो सामंत राज्य थे चेल, चोल, पांड्य, श्रीलंका, ये सब की चर्चा किस एक शिलालेख में है, द्वितीय में है। तो यहाँ से कलिंग युद्ध की चर्चा किस शिलालेख में है, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, छोटा शिलालेख कौन है, बस इतना याद रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे यदि प्रशासन से वो चलता है तो प्रशासन में जो है जो उनकी उच्च पदाधिकारी है उसमें समाहर्ता को देख लेंगे, संनिधाता को देख लेंगे, बाकी आगे चलेंगे। यहाँ से आगे कुछ नहीं पढ़ना है। यदि पढ़े हैं आपके पास कोई नोट है बिल्कुल पढ़िए। दूसरी चीज़ें हैं जो मौर्यतल काल में आपने को बताया, शुंग वंश आपको मैंने बताया, कण्व वंश, उसके राजा कौन थे, अंतिम कौन थे। इसके बाद आता है आंत सातवाहन। यहाँ से याद रखेंगे शीशे का सिक्का, यहाँ से सातवाहन 100 फॉर शीशा, 100 फॉर सातवाहन, आध सातवाहन जो महाराष्ट्र का तरफ के था शिमुख के द्वारा। तो यहाँ शीशे वाले सिक्के जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जाए। गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक, तो यहाँ से इसको देख लेंगे, इससे आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आ जाएंगे विदेशी आक्रमण, ये सब कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट आप गुप्त में आइए। गुप्त के राजाओं का सीक्वेंस देख लीजिएगा। संगम काल का साउथ में बहुत डिस्टर्ब करता है, तो संगम काल में चेल, चोल, पांड्य, इसकी राजधानी देखना है। तीनों संगम के जो हैं अध्यक्षता किसने किया, और इसके एक व्याकरण है, उस व्याकरण को जो है आपको तोलकापियम किसने किया। इसके बाद संगम को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। गुप्त काल आइए। गुप्त काल के सभी राजा को अच्छा से देखना है। समुद्रगुप्त को देखना है। स्मिथ ने समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा है, उसको देखते हुए हुन वंश का आक्रमण किसके समय हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके ने किया था। ये 4-5 पॉइंट गुप्त काल को देखते हुए आगे थोड़ा बढ़ जाएंगे।
यहाँ से थोड़ा गुप्त काल में थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, जो भी पॉइंट आपके 1-2 मिलेंगे उसको देख के फिर आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। प्रशासनिक में 1-2 क्वेश्चन पूछा, हाँ गुप्त काल में जो रचनाएं हैं वो आपको जरूर पढ़ना है। कालिदास की हो, वो चाहिए मुद्रा रक्षा विशाखा दत्त है जो प्राचीन काल के, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक यहाँ से देख लीजिएगा तो आपके हो जाएंगे। बाकी जो मौर्योत्तर काल है, जो चालुक्य हुआ, ये सब के बस संस्थापक कौन थे, साउथ के जो भी हुए उसके संस्थापक याद रखिएगा और कुछ नहीं, और यहाँ से सिर्फ संस्थापक पूछेगा और इससे बेहतर नहीं। ठीक, चोल काल को सिर्फ हमको देखना है। चोल काल में ग्रामीण स्वायत्तता प्रमुख था। चोल काल में जो राजेंद्र चोल थे उसको देख लेना है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, और इतना यदि आप कर लेते हैं, जैसे राष्ट्रकूट हो या वकाटक हो, ये सब में सिर्फ राजा का नाम देख लेना है, और यदि हो तो इम्पोर्टेंट इसका आप राजधानी को भी देख सकते हैं। यदि इतना आप करके जाते हैं, कंफर्म रहिए आप एंशिएंट के 5 में 5 प्रश्न ले लेंगे। ठीक, तो आप इस प्रकार एंशिएंट को यदि टाइम मिले देख सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। आप, मुझे लगता है कि एक आइडिया आपको मिल गया होगा। यदि मुझे और टाइम मिलती इसी तरह हम एक एक बुक उठाएंगे और आपको बता देंगे, लेकिन आपका पहला फोकस होना चाहिए कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बना लें। पेपर 2 जिनकी तैयारी है कोई बात नहीं, जिनके पास नोट्स हैं आप उसी को रिवीजन करेंगे। जिनके पास नहीं है लेकिन पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल 89 पेजेस का बुकलेट मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। मेरे हिसाब से क्या, बहुत लड़कों ने इसे लिया है और सिलेक्टिव नोट्स हैं, बेहतर है। बाकी जो भी नोट्स होगा, जो भी डाटा है पेपर 1 का, वो सभी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है। हिस्ट्री के 2 पेज का हम नोट्स बनाए हैं, लेकिन पूरा बना नहीं पाए हैं, ये भी हम ये 4 पेज दोनों मिला के उससे भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। जहाँ से मुझे लगता है प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है उसे दे दी जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए 15 सेट का एक कल हमने शेयर कर दिया है, जिसमें से सेट 10 2 बार है। तो पहला जो सेट है 10 नंबर सेट, उसका आंसर दिया हुआ है। दूसरा जो 10 सेट है, सेट नंबर 10, उसका आंसर हम आज शाम में आप लोग को शेयर कर देंगे। ठीक, तो आप बेहतर करने के लिए इसी तरह की तैयारी करें, रिलैक्स रहिए और बेहतर करेंगे। आप जितना बोल रहे हैं उतना कर लीजिए। सिलेक्शन 100% है। आप एग्जामिनेशन दीजिएगा, आप देखिएगा अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, और 17 को एग्ज़ाम दीजिए और 18 से मेंस में आप तैयारी कीजिए। आप यदि इस तरह करते हैं तो आप एकदम रिलैक्स होके बाहर निकलिएगा और कहिएगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। यदि एग्जामिनेशन है तो क्या करेंगे, दूसरी चीज़ तो कर नहीं सकते, देना है तो देना है। तो इसीलिए इससे बेहतर है कि हम करें। पेपर 1 के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आपके पास यदि घटना चक्र है तो वो बनाएं, या अरिहंत के है तो वो बनाएं। 2015-16 से स्टार्ट कीजिए, अभी तक जितना हुआ है सब, जो 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप का है वो सब। दूसरी चीज़ें, जो झारखंड स्पेशल के कोई बुक आप पढ़े हैं उसे पढ़िए। यदि नहीं है इतना टाइम आपके पास, 89 पेज का बुकलेट है, आप मुझसे ले सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक, यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सफलता सुनिश्चित करें। सही पढ़ें, सही चुनें, सही पढ़ें और फिर सफलता सुनिश्चित करें। ठीक है, धन्यवाद।